ये लास्ट टाइम न्यूमेरिकल हमने किया था, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें से कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। फॉर बायोलॉजिकल मीडिया or medical instruments, the primary objective of sterilization, pasteurization is to destroy undesirable microorganisms. At the same time, you want to avoid nutrient degradation and minimize cost. फिगर शो की हुई है इन्होंने। अब मुझे पेन दे, पेन पेन दे। फिगर में उन्होंने शो किया है प्रोसेस इन विच द बायोलॉजिकल मीडिया पासिस थ्रू अ स्टेरिलाइजर हीटेड बाय हॉट वाटर। द रिटर्न हॉट वाटर इज हीटेड बाय कंडेंसिंग स्टीम। मेरा फोन खराब हो गया क्या? कब से फोन कर रही हूँ मैं? अच्छा, अच्छा शाम को। बंद कर देना दरवाजा, दरवाजा बंद कर देना। अच्छा जी, ये द रिटर्न हॉट वाटर इज हीटेड बाय condensing steam. The total heat loss from the process is 1.63 kilowatts. Figure shows the conditions for the process flows. Calculate the flow rate of the steam entering the steam heater. अच्छा, ये प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेरिलाइजेशन हो रही है। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एक प्रोसेस होता है कि यह स्टेरिलाइजिंग कहलाता है वो, या प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं आप। स्टेरिलाइजिंग बाय हीटिंग मेथड भी होता है, बाय केमिकल मेथड भी होता है। तो यहाँ पर जो वो शो कर रहे हैं वो हीटिंग मेथड जो है वो शो कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने शुरू में लिख भी दिया है कि बायोलॉजिकल मीडिया की या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, खासतौर पर जैसे डेंटल ट्रीटमेंट के लिए या सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो स्टेरिलाइज होना लाजमी है, वरना इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। बड़ी मतलब ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। घरों में भी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के लिए जब वो उनको फीडिंग फीड के लिए फीडर उनका बनाया जाता है, बॉटल जो होती है फीड बॉटल, उसको भी बॉयल करने के बाद उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। आपने वो तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, एक बहुत डोमेस्टिक सा एग्जाम्पल है कि आपके हर घर में होगा। बच्चों को देखा होगा कि मदर जो होती है उसको फीडर बनाने से पहले उसको बॉयल करते हैं, तो वो स्टेरिलाइजिंग का प्रोसेस कहलाता है। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उसके ऊपर जर्म्स जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एट द सेम टाइम यू वांट टू अवॉइड द न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन। अच्छा, चूंकि ये मैंने डोमेस्टिक एग्जांपल दिया आपको, अगर हम इसको इंडस्ट्रियल बेस पर या हम इसको लार्ज स्केल पर अगर हम इसको लेकर जाएं, तो यहाँ पर हम ये भी करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन ना हो, और साथ ही साथ ये कि हमारे पास कॉस्ट भी जो है वो कम से कम आए। और शोज अ प्रोसेस इन विच, अच्छा ये इन्होंने प्रोसेस जो है ये देखिए नीचे डायग्राम दी हुई है जिसमें से इन्होंने बायोलॉजिकल मीडिया जो है वो स्टेरिलाइजर से गुजर रहा है और हॉट वाटर से इसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे आप देखिए सैचुरेटेड स्टीम एंटर हो रही है 300 किलो पैस्कल पे, और स्टीम हीटर है। यहाँ से स्टीम हीटर से वाटर हीट अप होकर स्टेरिलाइजर में जा रहा है। ये एरो आप देखें। अच्छा, जो स्टीम कंडेंस हो रही है वो डाउनवर्ड 300 किलो पैस्कल से एग्जिट हो रही है। सैचुरेटेड स्टीम एंटर हो रही है स्टीम हीटर में, और वहां से पानी उससे गर्म हुआ, और फिर वो पानी जो है स्टेरिलाइजर में गया, जहां पर उसने जो इंस्ट्रूमेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है या जो भी है उसमें स्टेरिलाइज करना चाहते हैं उसको उन्होंने स्टेरिलाइज किया। और फिर स्टेरिलाइज्ड मीडियम जो है यहाँ से एग्जिट हो गया। स्टेरिलाइज्ड मीडियम जिसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब ऊपर देखें आप, जो एरो एंटर हो रहा है 150 किलोग्राम पर मिनट की मास फ्लो रेट से रॉ मीडियम जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो एंटर हो रहा है। यानी जो हम स्टेरिलाइज करना चाह रहे हैं वो स्टेरिलाइजर में एंटर हो रहा है, और ये जो वाटर हॉट वाटर जो है ये यहाँ से जहाँ से एंटर हो रहा है वहीं से वो रिटर्न हो रहा है, जो कि दोबारा स्टीम हीटर में जा रहा है, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है। फिर रिपीट कर देती हूँ। सैचुरेटेड स्टीम 300 किलो पैस्कल से स्टीम हीटर में एंटर हो रही है,
और यहाँ से पानी उन्होंने वाटर हीट अप किया जो कि स्टीरिलाइजर में एंटर हो रहा है, और अपनी हीट जो है वो पानी को देने के बाद स्टीम कंडेंस होके एग्जिट हो रही है। ये हॉट वाटर स्टीरिलाइजर में एंटर हो रहा है और स्टीरिलाइजर से इंस्ट्रूमेंट स्टीरिलाइज्ड होकर एग्जिट हो रहे हैं बाहर स्टीराइल मीडियम 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसके फौरन ही ऊपर रॉ मीडियम यानी जो अनस्टीराइज्ड मीडियम है वो एंटर हो रहा है स्टीरिलाइजर में, और यहाँ से जो वाटर है वो रिटर्न हो रहा है दोबारा स्टीम हीटर में, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली है। अच्छा, दोनों इन्होंने एनर्जी बैलेंस और मटेरियल बैलेंस जो है वो इस सेल प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इन्वॉल्व है। द बेसिक डेटा आर इन द फिगर from the steam tables. Assuming that the biomedia has the properties of water, you can obtain the necessary enthalpies. अब हमने यहाँ पे steam table से इसकी वैल्यूज, हमने जो नेसेसरी वैल्यूज है ये यहाँ पे स्टीम टेबल का जो इन्होंने वैल्यूज यूटिलाइज कर रहे हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिए हैं। वाटर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी एंथैल्पी है 207.5 है, और 75 डिग्री पर जो उसकी एंथैल्पी 310.3 है। स्टीम सैचुरेटेड जो है उसकी एंथैल्पी 2724.9 और वाटर सैचुरेटेड 300 किलो पैस्कल पर इसकी एंथैल्पी है 561.2। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमने ली है 150 किलोग्राम बायोमीडिया पर मिनट। For the calculation, you can pick as the designated system the sterilizer, the steam heater or the whole process. हम हम सिस्टम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि स्टेरिलाइजर हम ले सकते हैं प्लस स्टीम हीटर या द होल प्रोसेस। स्टेरिलाइजर को हम सिर्फ सिस्टम ले सकते हैं या सिर्फ हम स्टीम हीटर को भी ले सकते हैं या हम उस पूरे प्रोसेस को भी ले सकते हैं। अगर हम पूरा प्रोसेस को पिक करते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाती है। Because the properties of the hot water and the steam between the two pieces of the equipments are unknown, you can assume that the steam system is open and steady state. अच्छा जी, हमने ये क्यों किया है? थर्ड वाला हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हॉट वाटर की बिटवीन टू पीसेज ऑफ इक्विपमेंट यानी स्टेरिलाइजर और स्टीम हीटर के बीच में जो प्रॉपर्टीज है वो अननोन है, वो हमें मालूम नहीं है। तो यानी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह हमें अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम उसको पूरे सिस्टम को, एक होल सिस्टम को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास इनपुट और आउटपुट के जो टेम्परेचर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। हमें ये मालूम नहीं है कि स्टीम हीटर में अगर टेम्परेचर जो इन हो रहा है तो स्टीम हीटर का आउटलेट टेम्परेचर क्या है, एग्जिट टेम्परेचर। इसी तरह स्टेरिलाइजर का अगर हमें इनपुट टेम्परेचर आउटपुट टेम्परेचर मालूम है तो स्टेरिलाइजर का हमें इनपुट टेम्परेचर नहीं मालूम, इसलिए अगर हम इसको होल सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो स्टेरिलाइजर प्लस स्टीम हीटर हमें एंटरिंग और एग्जिट टेम्परेचर्स और प्रेशर हमें मालूम है, इसलिए हम उसको पूरा एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि ये हमारे पास ओपन स्टेडी स्टेट सिस्टम है, क्योंकि हमने ये देख लिया डायग्राम में कि हमारे ये जो एंटर हो रहा है मटेरियल और स्टीरिलाइजिंग मटेरियल या रॉ मीडियम और स्टीम, वो दोनों कंटिन्यूअसली एंटर हो रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं। तो इसको हम स्टेडी स्टेट और ओपन सिस्टम जो है हमने इसको कंसिडर कर लिया। The material balance are quite simple. What goes in the sterilizer comes out, namely 150 kg of biomedia, and what goes in the steam heater comes out. But we do not know the value. Let's call it mkg. मटेरियल बैलेंस हमें मालूम है कि कितना मटेरियल एंटर हो रहा है और कितना मटेरियल बाहर आ रहा है। तो इसने कहा है कि स्टेरिलाइजर में जो एंटर हो रहा है वो 150 kg पर मिनट रॉ मीडियम है। ये मास फ्लो रेट हमें इसका मालूम है। और स्टीम हीटर में जो एंटर हो रहा है और जो एग्जिट हो रहा है वो भी मास है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो हम इसको mkg कह देंगे। मास कोई भी मास है, हमें इसको वैल्यू में कैलकुलेट करनी है।
यानी हमें स्टीम का मास नहीं मालूम कि इसमें कितना एंटर हो रहा है। The degrees of freedom are 0 because you have only one known quantity m, and you can write down the one energy balance as follows because the system is in the steady state with no work. ओपन स्टेडी स्टेट सिस्टम है, कोई इसमें वर्क डन नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज या पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी इन्वॉल्व नहीं है, तो जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो गई। किस पे? सिर्फ चूंकि ये हीटिंग मीडियम है यहाँ पर जो इन्वॉल्व है प्रोसेस में, जो स्टेरिलाइजिंग कर रहा है, तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो रही है और हीट एंटर हो रही है। तो Q यहाँ पे पॉजिटिव है जो सिस्टम में एंटर हो रहा है, और डेल्टा H यहाँ पे। बाकी स्टेडी स्टेट है तो डेल्टा E दैट इज एक्यूमुलेशन एनर्जी, एक्यूमुलेटेड एनर्जी वो भी 0 हो जाएंगी। पंप यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, दैट इज वर्क डन भी 0 हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्वमेंट भी 0 हो गई। तो हाइट चेंज नहीं हो रही और वेलोसिटी हम इनपुट और एग्जिट के ऊपर हम 0 कंसीडर करते हैं फॉर द काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास रह जाता है सिर्फ डेल्टा H और Q। तो हमने यहाँ इक्वेशन लिख ली, Q इज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H का मालूम है हमें, हम H आउट माइनस H इन लिख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे पीछे वाली हमने न्यूमेरिकल में Cp डेल्टा T या Cp dt की फॉर्म में हमने एंथैल्पी ली थी। अच्छा, ये हमारी रिक्वायरमेंट पर होता है कि हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये हमारी प्रैक्टिस में चीज आ रही है। अगर जो चीज हमें गिवन है, जैसे हमें स्पेसिफिक हीट गिवन थी या हीट कैपेसिटी हम कह लें उसको, हीट कैपेसिटी का गिवन है हमारे पास, तो हमने डेल्टा H को Cp dt या Cp डेल्टा T की फॉर्म में हमने इसको हम मेंशन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जो है ये गिवन नहीं है तो हम इसको डेल्टा H इज इक्वल टू H आउट माइनस H इन फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जस्ट इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं, और हाँ, जस्ट ये वैल्यूज पुट की हैं इसके अंदर। आप भी यही कर दें इसके अंदर, इसकी जस्ट वैल्यूज जो है, जस्ट आपके पास सारी वैल्यूज हैं, कन्वर्जन यूनिट्स अप्लाई कर दें, और इस तरह से हमने यहाँ से m निकाल लिया, m दैट इज 7.08 kg ऑफ स्टीम पर मिनट। ये जस्ट कैलकुलेशन है। अब अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लें। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, जो पिछला आपका न्यूमेरिकल था उसकी शायद मैंने कहा था कि मैं कैलकुलेशन भेज दूंगी आप लोगों को, मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। अब ये जो है, अगर ये आप लोग इसको खुद ट्राई करें तो, अदरवाइज मैं इसकी फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके भी मैं शम्स को भेज दूँ। ये तरीके पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आज मैं क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। ये मैंने अगला जो इसका न्यूमेरिकल पता नहीं कहाँ गया, इसकी स्लाइड में भूल गई। मिस वो मिड से रिलेटेड बता दें टॉपिक्स। क्या? यस मैम, मिड से रिलेटेड। अरे एक ही मसला है, बस मिड से रिलेटेड टॉपिक बता दो सारे। मिड से रिलेटेड जब मिड करीब आएगा तो बता दूंगी, भी तो 8 तारीख को होगा ना। मिस तक करेंगे, मैम ठीक है। तैयारियां भी करनी हाँ, है। तो अब जैसे बड़ी तैयारियां कर लेंगे आप लोग, मैं आपको अभी से बता दूंगी, तो मुझे पता है लेकर बैठा होगा वो ये क्या पहले। नहीं, मैं सभी से ही करेंगे, नो पढ़ते हैं। वो पिछली क्लास का रिजल्ट भी मेरे पास आया, वही ट्रांसफर का, पूरी की पूरी क्लास फेल है। मिस वो तो अलग क्लास थी ना, हम अलग अलग हैं। क्लास में तो सब स्टूडेंट्स तो एक ही जैसे होते हैं। बहरहाल मैं आपको ये करवा दूंगी, इसमें कोई इतनी खास चीज नहीं है। करीब आएगा तो मैं बता दूंगी, अभी 2 दिन पड़े हुए हैं। आज क्या मिस बोले मैडम,
जो हमारे पास जो है ना जो यूनिट कन्वर्जन है, इसकी आप जो है ना हमें लिस्ट बना सकते हैं कि जो जो हमें याद करने, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे याद करेंगे? लिस्ट बता देंगे भाई जब मिनट्स के करीब आएंगे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। यूनिट कन्वर्जन तो जो जिसपे यूटिलाइज हो रहे हैं वही आप लोग करेंगे, ये कोई पूरा यूनिट कन्वर्जन तो मैं नहीं करवाऊंगी आपको इसमें, वो तो आपका CPP 1 में हुआ है। नहीं, मैं मेथड नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि कौन से जो है ना कॉपी बना देना फ्रीक्वेंटली यूज होंगे हमारे जो है ना थ्रू आउट द कोर्स में। हाँ तो वो अगर आप जो है ना मेंशन कर दे तो हम मुझे ना उसी को याद एक कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। मैंने जी बिल्कुल। Yes, अटेंडेंस ma'am. ली है, ठीक है। अच्छा